नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप और तापमान की बढ़ोतरी से गर्मी ने बेहाल किया हुआ है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों तापमान 41 डिग्री से ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। सप्ताह के मध्य में हल्की बारिश चिलचिलाती धूप से जरूर राहत दिलाएगी, हालांकि इससे तापमान पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। ये बारिश प्री मानसून बारिश नहीं होगी, बल्कि एक पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के कारण मैदान में ये बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी का सितम ऐसा ही रहेगा। 15 और 16 जून को शाम और रात के समय हल्की बारिश हो सकती है। इसका कारण एक पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता को थोड़ी नमी मिलना है। इससे ही हल्की बारिश होगी, लेकिन तापमान पर कुछ असर नहीं दिखेगा। इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। वहीं तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। 17 व 18 जून को तापमान एक बार फिर से 41 डिग्री तक पहुंच जाएगा और इस दौरान आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहेगा। अधिकतम तापमान 41.2 व न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। दिल्ली का सर्वाधिक गर्म इलाका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहा और यहां तापमान 42.9, पूसा में 42.4, पीतमपुरा में 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। अमूमन दिल्ली में 12 से 14 जून के बीच अधिकतम तापमान 39.9 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री पर रहेगा, जबकि 15 जून से 19 जून के बीच तापमान 38.8 और 27.5 के बीच दर्ज किया जाता है। लेकिन इस समय तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री अधिक ही चल रहा है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, चिलचिलाती धूप और गर्मी से जो है लोगों का हाल बेहाल हुआ है। राजधानी में इस वक्त किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, पूरी जानकारी। देखिए निशा, यहाँ पर लगातार दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर तापमान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आम जनता की बात करें तो आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से परेशान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगभग 41 से 42 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं गर्मी का सामना करने के लिए मजबूर करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके आम जनता की, तो आम जनता तमाम जो इंतजाम है कहीं ना कहीं उनसे करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे कूलर की बात करें, एसी की बात करें, या फिर कहें पंखों की बात करें, या फिर कहीं ना कहीं मजबूरी में कहीं ना कहीं पेड़ों का भी सहारा लिया जा रहा है जहां पर थोड़ी बहुत राहत मिल सके। मगर गर्मी का सितम इतना ज्यादा है कि दिल्ली के अंदर लोगों को कहीं ना कहीं घर से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि काम धंधे के लिए अगर निकलना पड़ता है तो गर्मी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बीमारियां भी बनती नजर आ रही है। क्योंकि गर्म जो लू है या फिर कहें गर्म जो हवा है उसका सामना जो है वो लगातार करने की कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार टेम्परेचर जो है वो दिल्ली के अंदर 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि आने वाले यानी 15 जून और 16 जून को लगभग कह सकते हैं थोड़ी बहुत बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिल सकती है, मगर यह राहत बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है, सिर्फ 1-2 दिनों के लिए है। और 17 और 18 को फिर दोबारा से कहीं ना कहीं दिल्ली का टेम्परेचर जो है वो दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो लगभग कह सकते हैं 42 डिग्री या फिर 41 डिग्री के आसपास रह सकता है। यानी कि गर्मी से अभी भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, और जिसकी वजह से मजबूरन कहीं ना कहीं लोगों को घरों के अंदर या फिर महफूज रहने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें लोगों को राहत के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ तक कि कहते हैं शरबत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, या फिर कहें रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस तरह के तमाम जो इंतजाम है लोग बाग जो है वो अपने अपने लिए करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से बाहर निकलने से भी लोग जो है वो बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जी, कुल मिलाकर राजीव, ये है कि जो बारिश 15 और 16 जून के बीच बताई गई है, ये प्री मानसून बारिश नहीं है। इससे तापमान में कुछ खासा असर देखने को नहीं मिलेगा।
देखिए, यहाँ पर बात करें प्री मानसून बारिश की, तो क्योंकि इस 15 जून और 16 जून को जिस तरीके से बारिश की आशंका जताई गई है, मगर ये बारिश जो है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं है, जिससे कि सिर्फ थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है, थोड़ी बहुत ठंडी हवा मिल सकती है, आंधी चल सकती है, मगर कहीं ना कहीं उसके बाद जो स्थिति है फिर दोबारा से बिगड़ सकती है। और इसी को लेकर लगातार मौसम विभाग की तरफ से अब चेतावनी जारी की गई है कि 2 दिनों के लिए जरूर थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, मगर आने वाले दिनों तक कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है दिल्ली का वो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मगर गर्मियों की बात करें तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है दिल्ली के अंदर, उससे लोगों जो है वो अपने आप को बचाने के लिए तमाम इंतजाम जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पानी की व्यवस्था की, तो कुछ लोगों की तरफ द्वारा से कहीं ना कहीं प्याऊ भी लगाया गया है, लोगों को पानी की सुविधाएं भी दी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं लोग बाग जो है वो अपने लिए खुद पानी का इंतजाम भी करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि शरबत हो या फिर कहे रूह अफ़ज़ा हो, लस्सी हो, ठंडी चीजें हो, इस तरीके का इस्तेमाल जो है लोग बाग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए बिल्कुल कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग बाग काम धंधे के लिए या फिर कहे जॉब के लिए बाहर निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं गर्म हवाओं का सामना करने के लिए मजबूर होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बार बार कहीं ना कहीं ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश हो, जिससे कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिल सके। मगर राहत जो है वो लगभग कह सकते हैं अभी नहीं मिलती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं कुछ 2 दिनों के लिए जरूर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, मगर ये बारिश जो है वो बहुत ज्यादा बचाव नहीं कर पाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके आम जनता की बात करें, तो आम जनता जिस तरीके से गर्मी का सामना कर रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं परेशानियां बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से लगातार राजधानी का जो टेम्परेचर है वो 41 से 42 डिग्री तक पहुंच रहा है और लोग गर्मी से पूरी तरीके से बेहाल हैं। ऐसे में अगर बात कर ली जाए जो गरीब लोग हैं, अगर गरीब लोगों की बात कर ली जाए, गरीब तबके की अगर बात कर ली जाए, तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ राहत जो है गरीब लोगों को दी जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, डिहाइड्रेशन की जो है प्रॉब्लम हमेशा रहती है, और गर्मी जो लू लगती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके की परिस्थिति से निपटना। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कोई राहत इन गरीब लोगों को दी जा रही है? देखिए निशा, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अमीर लोग या फिर कहे मिडिल क्लास के लोग या फिर कहे अपर क्लास के लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने लिए जरूर एसी का, कूलर का इंतजाम कर लेते हैं, जो दुकानों पर अपने लिए कूलर का इंतजाम कर लेते हैं। मगर जो गरीब लोग हैं, जो कहीं ना कहीं फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हैं, या फिर कहे जो कम मिडिल कह सकते हैं, जो कम पैसे वाले हैं, या फिर कहें जो अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकारों के द्वारा कहीं ना कहीं रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। मगर वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मगर यहाँ पर गरीब लोग जो है, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं छाए का ही कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते नजर आते हैं। जहां भी पेड़ दिखता है वो वहां पर अपने आप को थोड़ा सा महफूज करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम जनता की बात करें, सरकारों की तरफ से इतना बड़ा कदम जो है वो नहीं उठता नजर आ रहा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है या अपर क्लास है वो अपने लिए जरूर इंतजाम कर लेते हैं। मगर जो गरीब लोग हैं वो गर्मी से कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्म लू की बात करें तो बाहर निकलने से पहले भी कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने की कोशिश करनी पड़ती है। मगर यहाँ पर आम जनता की बात करें, जो मजबूर लोग हैं, जो फिर कहे जो फुटपाथ के सहारे रहने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मगर यहाँ पर सरकारों के द्वारा जो कदम उठने चाहिए वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं आम जनता भी वो भी यही समझती है कि सरकार जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए या फिर मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, उनके लिए कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। मगर हाँ, आम संस्था की बात करें या फिर क्या है कुछ लोगों की जरूर बात करें, वो जरूर कहीं ना कहीं मदद करते हैं, प्याऊ का इंतजाम करते हैं, लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम करते हैं। मगर वो भी इससे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत जो है वो नहीं मिलती नजर आ रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं गर्म लू से बचने के लिए लोग बाग खुद अपने आप को ही महफूज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मुंह पे कपड़ा लपेटने की बात हो, या फिर कहे छाए का सहारा लेने की बात हो, या फिर पेड़ों के सहारा लेने की बात हो। इस तरह की जगह का इस्तेमाल जो है वो करने की कोशिश करते हैं, ताकि गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सके। जी बिल्कुल राजीव, वहीं बात कर ले, पानी की समस्या को लेकर बात कर ले, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है इससे जाहिर तौर पर जो है पानी का स्तर जो है घटता जा रहा है। तो ऐसे में राजधानी के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या इस वक्त देखने को मिल रही है इस गर्मी की वजह से? निशा, जहाँ पर बिल्कुल हम ध्यान दिलाना चाहेंगे दिल्ली सरकार का भी, क्योंकि जल बोर्ड जो है वो उनके अंडर में आता है। यहाँ पर बात करें आम जनता की, गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो दिल्ली के अंदर पानी की कमी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। और कुछ इलाके दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जहां पर पानी की समस्या जो है वो हमेशा के लिए बनी रहती है। दिल्ली के नबी करीम जैसे इलाके की बात करें, यहाँ पर पानी की समस्या बिल्कुल बनी रहती है, चाहे वो गर्मियां हो या फिर सर्दियां हो। मगर आनंद पर्वत जैसे इलाके की बात करें, जो पहाड़ी एरिया के ऊपर
पर बना हुआ, यहाँ पर पानी की सप्लाई जो है वो बहुत कम हो पाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से गर्मी बढ़ी हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और भाजपा के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई भी देखने को मिलती है। पानी को लेकर आरोप और प्रत्यारोप भी देखने को मिलते हैं। मगर यहाँ पर आम जनता की बात करें तो आम जनता एक तरफ तो गर्मी से परेशान है, दूसरी तरफ पानी की जो कमी है वो भी देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी की और पानी की वजह से पिसती हुई नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं करनी चाहिए, जिन इलाकों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है या फिर कहे पानी की कमी है, वहां पर पानी की सप्लाई के लिए कहीं ना कहीं टैंकरों का इस्तेमाल करना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं पानी माफिया जो है वो इसका फायदा उठाते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मजबूरन लोगों को पानी जो है वो खरीदना पड़ता है। जी राजीव, वहीं बात कर लें मौसम विभाग की। अगर बात कर लें मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई ऐसा पूर्वानुमान जताया गया है कि कब तक राजधानी में मानसून पहुंच सकता है, कब तक जो है उसकी एंट्री राजधानी में हो सकती है? देखिए, यहाँ पर बात करें मानसून की तो जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल जरूर कहा गया है कि 15 और 16 जून को लगभग थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, मगर वो भी बारिश जो है वो शाम के समय की बताई गई है, ना कि दिन के समय की। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की तो आम जनता बिल्कुल गर्मी से परेशान होती हुई नजर आ रही है। अपने आप को महफूज करने के लिए चाहे वो आइसक्रीम का सहारा हो या फिर कहें लस्सी का सहारा हो या फिर नींबू पानी का सहारा हो या फिर शरबत का सहारा हो, इस तरह के तमाम जो इंतजाम है वो खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि अभी जिस तरीके से मॉनसून है वो उस तरीके की दस्तक जो है वो नई दिल्ली के अंदर दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। मगर जरूर ये कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाद में, यानी कि जून के महीने के बाद में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है, मगर जो राहत अभी बताई जा रही है वो इतनी बड़ी राहत नहीं है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को कहते हैं महफूज होने की थोड़ी बहुत जरूरत मिल सके। मगर यहाँ पर लोग जो है वो अपना इंतजाम खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए तमाम इंतजाम, पानी की सुविधाओं की बात करें, पीने के पानी की सुविधाओं की बात करें या फिर प्याऊ की सुविधा की बात करें, इस तरह के तमाम इंतजाम जो है वो खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारों की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे हैं, और खासतौर पर जो जिन इलाकों के पानी की सबसे ज्यादा कमी है वहां पर भी कहीं ना कहीं सरकारों के लिए फिर कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा कोई कदम होने चाहिए, या फिर जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकारों को की तरफ से कहीं ना कहीं कदम होने चाहिए। वो कदम जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों में देखने को मिल रहा है, धरातल पर ऐसा कोई भी कदम जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात पंजाब की। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने पंजाब विधानसभा के चौथे सेशन की बैठक 19 जून को बुलाई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि पंजाब विधानसभा की कार्यविधि और कार्य संचालन नियमावली के नियम 16 के दूसरे शर्तीय उपबंध के अंतर्गत स्पीकर ने 16वीं पंजाब विधानसभा, जिसको कि 22 मार्च 2023 को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, उसको 19 जून को दोपहर 2 बजे पंजाब विधानसभा हॉल विधान भवन चंडीगढ़ में चौथे सेशन की बैठक के लिए एकत्रित होने के लिए बुलाया है। तो आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने पंजाब विधानसभा के चौथे सेशन की बैठक 19 जून को बुलाई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब विधानसभा में कार्यविधि और कार्य संचालन नियमावली के नियम 16 के दूसरे शर्तीय उपबंध के अंतर्गत स्पीकर ने 16वीं पंजाब विधानसभा, जिसको 22 मार्च 2023 को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, उसको 19 जून को दोपहर 2 बजे पंजाब विधानसभा हॉल विधान भवन चंडीगढ़ में चौथे सेशन की बैठक के लिए एकत्रित होने के लिए बुलाया है। तो आपको बता दें कि ये विधानसभा 22 मार्च 2023 को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसे अब 19 जून को बुलाया गया है। 19 जून को बैठक होनी है। विधानसभा के चौथे सेशन की बैठक 19 जून को आयोजित की गई है। आपको बता दें कि 19 जून को दोपहर 2 बजे पंजाब विधानसभा हॉल विधान भवन चंडीगढ़ में चौथे सेशन की बैठक के लिए सभी को एकत्रित होने के लिए जो है बुलाया गया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के चौथे सेशन की बैठक 19 जून को बुलाई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब विधानसभा में कार्यविधि और कार्य संचालन नियमावली के नियम
16 के दूसरे शर्तीय उपबंध के अंतर्गत स्पीकर के 16वीं पंजाब विधानसभा, जिसको कि 22 मार्च 2023 को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, उसको 19 जून को दोपहर 2 बजे पंजाब विधानसभा हॉल, विधान भवन, चंडीगढ़ में चौथे सेशन की बैठक के लिए एकत्रित होने के लिए बुलाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने 19 जून को बैठक बुलाई है, एक बार इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, बता दें कि पंजाब के विधानसभा सेशन जो है 19 तारीख को बुलाया गया है और इसमें जो है क्या रहने वाला वो भी बता देते हैं। 19 तारीख को जो है पहले श्रद्धांजलि जो दी जाएगी जो कि शहीद हुए हैं पंजाब में, तो 2:30 बजे ये शुरू होगा। हालांकि मौन व्रत रख के जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद जो है दोबारा विधानसभा का सेशन जो है वो शुरू होगा। हालांकि 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को जो है बिल पास होने हैं वो वहाँ पे होते हुए नजर आएंगे और बिजनेस हार जो है वहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री की बात, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा गया है कि बिल जो है पेंडिंग पड़े हैं पंजाब के, वो पास होंगे, जिसके चलते डॉक्टर्स को जो है वो भर्तियां मिलेगी और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है भर्तियां मिलेगी। हालांकि तमाम बिल जो है वहाँ पर पास होने दिखाई भी देंगे। जी संदीप, बिल्स की अगर बात कर ली जाए, बिल पास होने की आपने बात की, तो इस सेशन में कितने बिल पास हो सकते हैं, कौन कौन से बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक बार इसे लेकर भी जानकारी। देखिए, काफी अगर देखा जाए तो बिल पास होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो है अध्यापकों का जो है बिल पास होगा, तो उनकी भर्तियां होंगी और डॉक्टर्स की बात की जा रही है क्योंकि लगातार जो देखा जाए हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देती हुई आम आदमी पार्टी की सरकार नजर आती है। हालांकि और जो बिल है वो भी तमाम जो है जरूर पास होते हुए नजर आएंगे, पर कहीं ना कहीं अहम जो है यही जो बिल बताए जा रहे हैं कि पास होंगे। हालांकि लगातार नौकरियों की बात करें तो नौकरियों जो है पंजाब में निकलने वाली है, उसको लेकर भी बिल जो है पास होते हुए नजर आएंगे। जी संदीप, वहीं बात कर लें, विधानसभा को 22 मार्च 2023 को जो है स्थगित कर दिया गया था, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई थी, लेकिन अब 19 जुलाई को जो है दोबारा ये बैठक होगी और इस सेशन को लेकर कोई रिएक्शन सामने आए हैं? ये देखिए, स्पेशल सेशन है। स्पेशल सेशन इसलिए बुलाया गया है क्योंकि बिल पास हो रहे हैं। बिल पास होने की अगर बिल नहीं पास होगा तो उसकी वजह से जो है बिजनेस हावर जो है वो बिजनेस जो है वो पंजाब में चलता हुआ कब नजर आएगा, जिसके चलते ये स्पेशल जो है सेशन बुलाया गया जिसमें बिल पास होंगे और पंजाब में जो लगातार है वो आगे बढ़ोतरी जो है होती हुई नजर आएगी। हालांकि एक ये भी माना जा रहा है कि पंजाब में जैसे कि केंद्र सरकार की तरफ से बजट जो है कम किया गया है, उसकी कहीं ना कहीं बहस भी दूर हो सकती है। हालांकि पहले ये भी कहा गया है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर जो है इस पर मंथन किया जाए, पर हो सकता है ये मुद्दा भी वहां पर हाउस में गूंजता हुआ नजर आए। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पंजाब राजभवन के कर्मचारियों ने राजभवन परिसर के बाहर मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा के अपने प्राणों की आहुति देने वाले श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को समर्पित मीठे दूध और कड़ा प्रसाद छबील का आयोजन किया। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस छबील में सक्रिय रूप से भाग लिया और सेवा की। छबील बांटने के इस नेक कार्य में राज्यपाल की सहभागिता ने समावेशिता, आपसी सम्मान और सांप्रदायिक सद्भावना के महत्व की याद दिलाई। इस कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने छबील में सुचारू सेवा सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन के साथ काम किया। ये सामूहिक प्रयास राजभवन के लोकाचार में निहित एकता और सेवा की भावना को दर्शाता है। छबील का निस्वार्थ सेवा, समानता और सांप्रदायिक सद्भावना के
लोकाचार का प्रतिनिधित्व करने में बेहद महत्व होता है। विशेष रूप से चिलचिलाती गर्मी में मौसम में मीठा पानी, लस्सी बांटने की प्रथा सब साथी मनुष्यों के साथ साझा करने और उनके प्रति करुणा की भावना का उदाहरण है। आपको बता दें कि पंजाब राजभवन के कर्मचारियों ने राजभवन परिसर के बाहर मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले श्री गुरु अर्जुन देव की शहादत को समर्पित मीठे दूध और कड़ा प्रसाद की छबील का आयोजन किया। और आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस छबील में सक्रिय रूप से भाग लिया। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित शेट्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बनवारी लाल पुरोहित ने जो है छबील का एक आयोजन किया गया जिसमें बनवारी लाल पुरोहित ने सक्रिय रूप से भाग लिया है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल ईशा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजभवन के जितने भी एम्प्लॉयज वहां पर जो काम करते हैं उनकी तरफ से जो है एक जो है कल जो है छबील का जो है आयोजन किया गया। मीठा पानी और लस्सी की जो है छबील लगाई गई। उसमें पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक जो है श्री बनवारी लाल जी ने भी जो है शिरकत करी और आने जाने वाले जो लोग हैं उनको जो है छबील और लस्सी दी। क्योंकि बीते दिनों में की अगर बात की जाए तो जिस तरह से गर्मी का माहौल भी बढ़ रहा है, गर्मी पंजाब में जो है चंडीगढ़ में जिस तरह से देखने को मिल रही है, तो उसके चलते जो है ये छबील का आयोजन जो है किया गया। और समय समय पे जिस तरह से समाज सेवी संस्थाएं भी जो जिस तरह से छबील का आयोजन कर रही हैं, तो उसी के चलते जिस तरह से राज्यपाल के जो कार्यकर्ता हैं, जो वहां पर राज्य भवन के जो कार्यकर्ता हैं, जो वहां पे काम करने वाले हैं, उन्होंने जो है एक छबील का जो है आयोजन किया कल। अमित, वहीं बात कर लें, श्री गुरु अर्जुन देव की शहादत को ये दिन समर्पित रहता है, क्यों इस छबील का आयोजन किया जाता है? एक बार इसके महत्व को हमारे दर्शकों को जरूर समझाइए। जी बिल्कुल, जो शहादत के दिन जिस तरह से जो शहादत जिस तरह से दी गई थी, तो उस दिन को जो है बड़ी धूम याद के लिए जो उनको बनाया जाता है और उसी के चलते जो है ये छबील का और इस तरह का जगह जगह में, अगर पंजाब की अगर खासकर बात की जाए तो जगह जगह जो है लस्सी का, कई जगह पे मीठे पानी का और काले चने जो है इस तरह से बांटे जाते हैं आने जाने वाले लोगों को, और आज के दिन जो है उनको फिर जो है याद किया जाता है। अमित, वही बात कर ले, बनवारी लाल पुरोहित की सक्रिय रूप से उन्होंने इस छबील में हिस्सा लिया, क्या कुछ कहना था इस नेक कार्य को करते वक्त उनका? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आमजन जिस तरह से लोगों को छबील जिस तरह से बांट रही है, तो उसी के चलते जो है राजभवन द्वारा भी जो है इस तरह का इनिशिएटिव जो है लिया गया है कि आने जाने वाले लोगों को जो है जिस तरह से गर्मी भी है और अपना जो शहीदी दिहाड़ा भी था, उसको चलते जो है छबील का जो है आयोजन किया गया। और इस तरह के जो समाज के जो काम है उसमें जो है राजभवन भी जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के राज्यपाल और सीएम भगवंत मान के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। राज्यपाल द्वारा एक पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम भगवंत मान को लिखी 10 चिट्ठियों के जवाब न देने पर तंज कसा। इसके तुरंत बाद सीएम भगवंत मान ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं तथ्यों पर बात करता हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। सीएम भगवंत मान ने यह भी कहा कि जब आप गवर्नमेंट बोल रहे थे तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, तो उसके बाद आप मेरी सरकार बोलने लगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज फिर एक बार राज्यपाल के बयान पर पलटवार किया। राज्यपाल और सीएम भगवंत मान के बीच ये तकरारबाजी कब तक चलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और सीएम ने वीडियो जारी कर एक ट्वीट भी किया है। अब देखना होगा कि राज्यपाल इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल और सीएम भगवंत मान के बीच विवाद जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा। राज्यपाल द्वारा एक पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम भगवंत मान को लिखी 10 चिट्ठियों के जवाब न देने पर तंज कसा। इसके तुरंत बाद सीएम भगवंत मान ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं तथ्यों पर बात करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता।
सीएम भगवंत मान ने ये भी कहा कि जब आप गवर्नमेंट बोल रहे थे तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, तो उसके बाद आप मेरी सरकार बोलने लगे। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज फिर एक बार राज्यपाल के बयान पर पलटवार किया। राज्यपाल और सीएम भगवंत मान के बीच ये तकरारबाजी कब तक चलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और आज सीएम ने वीडियो जारी कर ट्वीट किया और अब देखना होगा कि राज्यपाल इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल और सीएम भगवंत मान के बीच जो है विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। लगातार विवादों में अक्सर ये दोनों दिखाई देते हैं। और आपको बता दें कि राज्यपाल द्वारा एक पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम भगवंत मान को लिखी 10 चिट्ठियों के जवाब न देने पर तंज कसा गया है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय वोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम भगवंत मान की बात कर लें या राज्यपाल की बात कर लें, तो दोनों के बीच जो है एक नया विवाद फिर से खड़ा हो गया है। क्या है ये विवाद, एक बार पूरी जानकारी। हाँ बिल्कुल विषय बात करें तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और राज्यपाल के बीच जो है शब्दी जंग लगातार जारी है। कल बात करें तो क्या हुआ था, कल पत्रकारों के साथ बात करते हुए राज्यपाल ने फिर से दोहराया था कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते। मैं अभी तक 10 चिट्ठियां लिख चुका हूं और मुझे जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात चली थी तो उसके बाद कहा कि कहीं मुझे भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा ना लेना पड़े। इसके तुरंत बाद ही कुछ समय बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक वीडियो जारी कर ट्वीट किया था जिसमें माई गवर्नमेंट, साफ तौर पे कह दूं निशा, भी लगातार जो है मेरी सरकार ना बोले, जो अभिभाषण हुआ था विधानसभा सेशन के दौरान, उसमें मेरी सरकार ना बोलने पर विवाद खड़ा हुआ था। यही विवाद आज तक जारी है और उस पर ट्वीट कर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तथ्य पेश किए, उस वीडियो को जारी किया जिसमें राज्यपाल द्वारा पहले माई गवर्नमेंट बोला गया। जब विरोधी चिल्लाने लगे तो उनके शोर शराबे के बीच फिर राज्यपाल ने गवर्नमेंट कहना शुरू कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दिखाने की बात कही तो मुख्यमंत्री भगवंत मान की बातों को सही ठहराते थे। उसके बाद मेरी सरकार बोलने लगे। यही विवाद जो है लगातार अभी तक जारी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ट्वीट कर राज्यपाल के ऊपर तंज कसते और पत्रकारों के साथ बात करते हुए राज्यपाल मुख्यमंत्री साहब को जो उनके द्वारा कई फैसले जो मांगे गए, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, आदेश मांगे गए, वो ना जारी करने के ऊपर राज्यपाल तंज कसते हैं। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में ये विवाद कब खत्म होता है। निशा, विजय, वही बात कर लें, जिन 10 चिट्ठियों की बात राज्यपाल करते हुए नजर आ रहे थे कल पत्रकार वार्ता के दौरान, ये चिट्ठियों में क्या कुछ लिखा गया, कोई जानकारी मिल पाई है कि ये जो चिट्ठियां भगवंत मान को लिखी जा रही थी, क्या कुछ इन चिट्ठियों के अंदर लिखा गया है? बिल्कुल, बात करें तो चिट्ठियों में कई ऐसे जो सरकार के खिलाफ जो सरकार द्वारा काम किए गए हैं उनकी जानकारी मांगने के लिए, हालांकि बता दें कि टीचर्स जो गए थे विदेश यात्रा पर उसके जवाब में ब्यौरा मांगा गया है। तो एक ड्रग मामले में केस है, पेंडिंग है, जो लंबित है, उसके बारे में जवाब मांगा है। ऐसी एक एक नहीं छोटी छोटी कई ऐसी चीजें जो सरकार द्वारा पारित की गई उसका जवाब जो है लिखित रूप में पत्र लिखकर जो है मांगा गया। तो कहीं ना कहीं सरकार ने साफ तौर पे कहा है भी हम राज्यपाल को जवाबदेही नहीं है, हम जो है 3.5 करोड़ पंजाब की जनता को जवाबदेही है। जब वो हमारे से पूछेंगे तो हम बिल्कुल दिखाएंगे। पर राज्यपाल ने फिर से एक बार कल दोहराया कि अगर मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते मैं फिर से एक बार चिट्ठी लिखूंगा। सरहदी दौरों की बात करते हुए कहा उन्होंने भी पंजाब में नशा जो बॉर्डर पार से आ रहा है इसको लेकर चिंतित थे राज्यपाल। लगातार सरहदी बॉर्डरों का जो दौरा करते हुए नजर आए। साफ तौर पे कहा था उन्होंने भी जो चिट्ठियां मैंने लिखी है पहले उसका जवाब दो, उसके बाद बात करो। पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक वीडियो जारी कर, जो कल एक ताजा तरीन बात है, वीडियो जारी कर राज्यपाल को जवाब दिया। निशा, चलिए विजय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और अब बात मुंबई की। साइक्लोन बिपरजॉय आगे बढ़ने के साथ साथ विकराल होता जा रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से केरल और मुंबई के समंदर में हलचल देखने को मिल रही है। हाई टाइड के बीच समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं और चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश की गतिविधियां भी जारी हैं। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश देखने को मिली है। वहीं समंदर हाई टाइड की चपेट में है और IMD के मुताबिक मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई है। राज्य के तटीय हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान की बढ़ती हलचल को देखते हुए कांडला पोर्ट पूरी तरह से खाली कराया गया है। जहाजों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। मुंबई के रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के तेज होने के मद्देनजर बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिन महाराष्ट्र की राजधानी समेत राज्य के कई शहरों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। और मौसम विभाग का कहना है कि रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर में मंगलवार को भी तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग ने ठाणे के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। केरल, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चक्रवात का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ जिले से गुजरेगा, जो 15 जून को पाकिस्तान के कराची तट पर पहुंच सकता है और तटीय इलाके से टकराने की संभावना को देखते हुए गुजरात सरकार NDRF और SDRF के दलों को तटीय इलाकों में तैनात कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को जानकारी दी थी कि सौराष्ट्र, कच्छ और कराची तट से 15 जून को दोपहर 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं के साथ चक्रवात के गुजरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में आज यानी कि 12 जून को भारी बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात में 12 जून से 15 जून तक तेज बारिश की संभावना है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, साइक्लोन बिपरजॉय आगे बढ़ने के साथ साथ अब विकराल होता जा रहा है और ऐसे में ये तूफान का असर केरल और मुंबई के समंदरों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। बिल्कुल अनिता जी, बिपरजॉय तूफान को लेकर जिस तरह से लगातार मौसम विभाग अलर्ट किया है, उसको लेकर तमाम तैयारियां मुंबई में देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में बिपरजॉय को लेकर जानकारी दी गई थी, उसके अनुसार लगातार मुंबई में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है, तेज हवाएं चल रही है। खासकर समुद्री जो इलाके हैं वहां पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। कुछ तस्वीरें भी देखने को मिली होंगी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि काफी सैलानी समुद्र की ऊंची लहरों में बह गए। और जानकारी यह भी है कि कल जिस तरह से 6 लोगों को बहने की खबर आई, आज फिर से एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। जानकारी है कि 4 लोगों को तो रेस्क्यू किया गया, 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आज वापस से NDRF की टीम और तमाम जो फोर्सेस है उनके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर मानसून विभाग ने पहले ही आगाह किया था कि 12, 13, 14, 15 तक यह प्रभाव उसका रहता है। खासकर आने वाले दिनों में कल और परसों जिस तरह से प्रभाव होगा, उसमें 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, ऊंची लहरें उठ सकती है और भारी बारिश हो सकती है। इस तरह का अनुमान मौसम विभाग ने दिया। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए समुद्री तटों की, अगर बात कर ली जाए, किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं और NDRF, SDRF दलों की तैनाती किस तरीके से यहाँ पर की गई है? कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर SDRF और NDRF की तैनाती की गई है और लोगों से क्या अपील की गई है समुद्री तटों पर जाने को लेकर? देखिए, मौसम विभाग ने पहले कहा कि मछुआरों को दूर रखा जाए और जो सैलानी आते हैं समुद्र के किनारे घूमने के लिए, उन्हें दूर रहने के लिए आदेशित किया गया है। मुंबई के जो अलीबाग और रायगढ़ इलाके में NDRF की 5 टीमें तैनात की गई है और सिटी पुलिस को भी लोकल तौर पे जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों को समय समय पर जागरूक करते रहे, लोगों को बताते रहे कि समुद्र के किनारे नहीं जाना है। क्योंकि एक तस्वीरें कल मुंबई के जुहू बीच से आई थी, जहां पर देखा गया कि काफी लोग सैलानी वहां दिखाई दिए। उसके बाद सिटी पुलिस ने तुरंत उन्हें हटाया और उसके बाद लगातार सिटी पुलिस का दौरा चल रहा है
सभी समुद्री तटीय इलाकों में, चाहे वो मरीन ड्राइव का इलाका हो या फिर समुद्र का हो, जुहू का हो या फिर मलार जो है आक्सा बीच हो, तो यहाँ पर तमाम जो है एनडीआरएफ की टीम और कोस्टल गार्ड के जो तमाम अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन्हें तैनात किया गया है। लगातार लोगों को से ये अपील की जा रही है कि आप ज्यादा पैनिक न हो। हालांकि जब मौसम विभाग का समय समय पर अपडेट आता रहेगा, वो लोगों को अवगत कराना जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि जो चक्रवाती तूफान होगा वो उत्तर भारत की तरफ से जो है कहीं उत्तर दिशा में जाएगा, तो आखिरी जो पड़ाव होगा वो पाकिस्तान का कराची हो सकता है। इस तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन मौसम विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए लोगों को निर्देशित किया। कल केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भी इस तरह की सूचना आई कि सभी जो है सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा जाए, किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं सामने आए। इसके लिए सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि आप अपने अपने जिम्मेदारी के तहत अपने अपने इलाकों में, तटीय इलाकों में खासा ध्यान रखें। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात हिमाचल की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में डिजिटल गवर्नेंस के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री परिषद का गठन किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में डिजिटल परिवर्तन के लिए गठित ये पहली परिषद राजनीतिक मार्गदर्शन और डिजिटल नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक नवीन पहल है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, उद्योग, डेटा प्रबंधन, दूरसंचार, वित्त, आईएसपी और आईआईटी आदि के विशेषज्ञ शामिल होंगे और वैज्ञानिक, तार्किक और प्रौद्योगिकी आधारित सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये गठित परिषद हर 3 महीने में कम से कम एक बार या आवश्यकता अनुसार बैठक करेगी। राज्य सरकार ने हिमाचल को देश का सूचना प्रौद्योगिकी हब बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है। सरकार राज्य में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के अलावा ई ऑफिस और हिम परिवार को भी बढ़ावा देगी। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, बात कर ली जाए सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में डिजिटल गवर्नेंस के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री परिषद का गठन किया गया है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या इसे लेकर पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए पहली बार है कि मुख्यमंत्री परिषद सीएम काउंसिल का एक गठन किया गया है। उनकी अध्यक्षता में एक जो रणनीतिक मार्गदर्शन जो पॉलिसीज है, कार्यक्रम है, उनकी निगरानी के लिए काउंसिल का गठन किया गया है। और ये जो काउंसिल है एक अपेक्स बॉडी के तौर पर ये काम करेगी और ये जो है विभिन्न तरह के, जिसका आईटी है, इंडस्ट्री है, डेटा मैनेजमेंट है, दूरसंचार, वित्त, आईआईटी और आदि इसके विषय तमाम तरह के जो क्षेत्र है वो इस जो काउंसिल उसमें शामिल उनको किया गया है। और उसको साइंटिफिक और लॉजिकल और जो इंडस्ट्रियल आधारित सोच है उसको बढ़ावा देगी। परिषद हर 3 महीने में एक बार जो है इसका जो है एक बैठक की जाएगी और तमाम तरह की डिजिटल की तरफ इंडिया बढ़ता जा रहा है और उसी में जो है काफी तरह की दिक्कतें आती हैं, साइबर क्राइम है और अन्य तरह की जो डिजिटल साक्षरता है, ऐसी तमाम पहलुओं पर ये जो काउंसिल है ये चर्चा करेगी, उस पर जो है रणनीति बनाएगी और पॉलिसीज और कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर पूरी नजर रखेगी कि जो विभिन्न विभाग है, चाहे वो उद्योग है, आईटी है, हमें जितने विभाग है वो किस तरह के जो कर रहे हैं काम, उनमें जो ओपन डेटा मानक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, डेटा सुरक्षा है, गोपनीयता है, साइबर सुरक्षा, ई गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता, तमाम ये जो डिजिटल गवर्नेंस के जितने तमाम ये पहलू है उनकी नीतियां और दिशा निर्देश को विकसित करने पर ये जो काउंसिल है ये ध्यान केंद्रित करेगी। और जो परिषद है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा भी देगा डिजिटल गवर्नेंस के मुद्दों पर और डिजिटल कौशल, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्मों के उपयोग जैसे क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने की दिशा में कार्य करेगी। अभी तक ये देखने में आ रहा था कि डिजिटल इंडिया की तरफ भारत बढ़ रहा है, हिमाचल भी
काफी आगे से पहुंच चुका है, लेकिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कहीं ना कहीं से पिछड़े हुए हैं। कई चीजों में वहाँ पे दिक्कतें पेश आती है। तो ये जो काउंसिल बनाई गई है तमाम इन चीजों पर काम करेगी और हर 3 महीनों में इसका एक बैठक का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी करेंगे और जो सदस्यता दक्षता है, प्रभावशीलता है, सुधार है, नागरिक जुड़ाव है, सरकारी सेवाओं का जो संचालन है, प्रक्रिया का डिजिटल परिवर्तन है, उसकी पूरी देखरेख ये काउंसिल जो करेगी। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब खबर जम्मू कश्मीर से। आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम कुपवाड़ा के हंदवाड़ा पहुंची और आपको बता दें कि एजेंसी ने हंदवाड़ा में जहूर अहमद शाह वटाली के नाम पर 3 अंचल संपत्तियों को कुर्क किया है और जहूर वटाली को 2017 में एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इसकी संपत्ति उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के बघाटपोरा इलाके में स्थित है और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में 13.3 मरला और 8.6 मरला, 10.3 मरला भूमि शामिल है और एनआईए के अधिकारियों ने आज सुबह ये कार्रवाई जो है कल सुबह की थी और इस साल की शुरुआत में 31 मई को एनआईए ने श्रीनगर में भी वटाली के एक आवास को कुर्क किया था और ये कार्रवाई नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष एनआईए अदालत के आदेशों के आधार पर की गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की टीम ने कल कुपवाड़ा के हंदवाड़ा वो पहुंची है जहां पर जहूर अहमद शाह वटाली के नाम पर 3 जो संपत्तियां उसकी कुर्क की गई हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आतंकवाद पर लगातार कश्मीर घाटी में चोट की जा रही है। जिस प्रकार से जहूर अहमद वटाली के भी संपत्ति जो है उसको भी कुर्क किया गया है। इनमें 3 भूखंडों को अटैच किया गया है जिसमें 13.3 मरला, दूसरा 8.6 मरला और तीसरा भूखंड जो है 10.3 मरला। इससे पहले भी करीब कुछ 17 संपत्तियां जहूर अहमद की कुर्क की गई हैं और कहा जाए 2017 से ही जहूर अहमद वटाली को आतंकियों की फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया हुआ है और लगातार इससे पूछताछ की जा रही है और अब एनआईए की पटियाला कोर्ट ने के आदेश पर जो है एनआईए ने ये कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 3 भूखंडों को जो है अटैच किया गया है। आपको बता दूं ये जहूर अहमद वटाली जो है एक जाना माना हुआ बिजनेसमैन है। इसके ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर रसूख था बल्कि दिल्ली तक भी इसकी पहुंच थी। इवन पाकिस्तान के कई बड़े नेता जो हैं वो इसके संपर्क में थे, लेकिन ये अलगाववादियों और आतंकवादियों को हमेशा से ही फंडिंग देता रहा है और जिस तरह से इसके पास हवाला की मनी आती थी उसमें से ये 20% अपने पास रखता था और बाकी की राशि जो है वो अलगाववादियों और आतंकवादियों को बांट देता था और यही वजह है कि इसका रसूख जो है वो काफी दूर तक था। यानी कहा जाए तो दिल्ली में भी इसके कहीं ना कहीं तार जो हैं वो जुड़ते हैं। इसने अपना एक अलग प्रभाव जो है वो बना रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये रडार में आया 2017 में, उसके बाद इसको पकड़ा गया और अब अभी भी ये तिहाड़ जेल में बंद है और वहां पर जो कहा जाए तो वो लगातार उस पर पूछताछ की जा रही है। जो खुलासे वो कर रहा है उसी के आधार पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन कल जिस प्रकार से एनआईए ने इसकी 3 और संपत्तियों को कुर्क किया है तो ये दर्शाता है कि आतंकवाद पर लगातार राज्य सरकार जो है या एनआईए जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ की।
कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के लिए अंबिकापुर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित कांग्रेस के कई नेता पहुंचे। कार्यक्रम 11 बजे द्वीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ होकर दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा और इस दौरान विभिन्न सत्र में पार्टी की नीतियों, राज्य सरकार के कार्य और उपलब्धि के साथ ही केंद्र सरकार की विफलता पर भी चर्चा होगी। और इस कार्यक्रम में संभाग भर से कांग्रेस के करीब 800 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस संभाग के 5 जिलों के अध्यक्ष, प्रभारी, कार्यकारिणी, पंचायत और नगरीय निकाय के प्रमुख सहित संभाग के सभी विधायक, निगम मंडल के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों की एक सूची तैयार की गई है। इसके आधार पर उनके पंजीयन उपरांत उन्हें कार्यक्रम स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव और विजय जागिड़ शामिल होंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकेश, सबसे पहले कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन को लेकर पूरी जानकारी, कहां तक इसकी तैयारियां पहुंची हैं? लगातार संभागीय सम्मेलन हो रहे हैं, और जो संभागीय सम्मेलन होने जा रहा है, कहां पर यह संभागीय सम्मेलन होने जा रहा है, पूरी जानकारी। जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का फोकस है कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के बीच की जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए। यही कारण है कि पार्टी लगातार संभागीय सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार मान मनोबल की स्थिति जो है वो अब तक बनी हुई है। बता दें कि कांग्रेस ने अब 75 पार के लक्ष्य को लेकर विधानसभा चुनाव पर ये जो सम्मेलन है वो आखिरी पड़ाव पर है और सम्मेलन का आखिरी पड़ाव में सरगुजा संभाग में आज अंबिकापुर में ये संभागीय सम्मेलन होने और सरगुजा संभाग के 5 जिलों जैसे कि सरगुजा हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर, बैकुंठपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और जसपुर को केंद्र रखकर यह सम्मेलन कराया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए एआईसीसी महासचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी उल्का व विजय जांगिड़ सहित छत्तीसगढ़ शासन के सभी तो मंत्री और संसदीय सचिव है इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही साथ इस क्षेत्र के तमाम जो 14 विधानसभा विधायक इसमें शामिल होंगे। रही बात जिस तरीके से सम्मेलन है और कार्यकर्ता पदाधिकारियों की पार्टी के रीति नीति व सिद्धांतों के साथ ही रहकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही मोदी सरकार की विफलता से भी इन्हें अवगत कराया जाएगा। लगातार 4 संभागों में कांग्रेस के सम्मेलन है वो हो चुके हैं और ये अंतिम पड़ाव है सरगुजा विधानसभा सरगुजा संभाग में, जहाँ पर ये संभागीय सम्मेलन का कांग्रेस का अंतिम पड़ाव होने वाले थी। टिकेश, जिस तरीके से संभागीय सम्मेलन का आखिरी पड़ाव है, तो क्या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भी कोई बड़ा चेहरा इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और जो प्रभारी है वो और संगठन प्रभारी है वो लगातार इस तमाम जो संभागीय सम्मेलन है उसमें शिरकत हुए और जो आला कमान से जो इनको निर्देश दिया गया है उस निर्देशों के तहत ग्राउंड लेवल पर काम हो रहे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार यहाँ नजर बनाए हैं। रही बात जिस तरीके से कांग्रेस लगातार एक के बाद एक जो पड़ाव है वो पार करते जा रहे हैं। लगातार विधानसभा चुनाव से पहले जो काम होना चाहिए उस पर काम हो रहा है। लगातार बता दें कि कांग्रेस का फोकस नाराज नेताओं को मनाने के साथ साथ पार्टी को छोड़कर जाने वाले सीनियर और प्रभावशाली नेताओं को भी फिर से पार्टी में जोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से जोड़ने का काम करे और सरकार संगठन के लोग जनता के बीच जाकर कांग्रेस के पिछले 4.5 साल में जो काम किए गए उसकी जानकारी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस की जो रीति नीति रही है उसके तहत बूथ स्तर पर काम हो रहा है, संभाग स्तर पर काम हो रहा है, विधानसभा स्तर पर काम हो रहा है। लगातार जो कांग्रेस का आला कमान है वो इन पर नजर बनाए हुए है। और रही बात सरगुजा में करीबन 14 सीट आते हैं और 14 सीटों में जिसका इतिहास रचना चाहेंगे। चलिए, बिल्कुल टिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।